हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार जैन, डीकेजे। क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं अपन। 13 में एक पीटी डायग्राम दिया हुआ है और हमें पूछा हुआ है कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा टोटल। आप देख सकते हैं कि जो पीटी डायग्राम है इसमें से ए बी वाला जो प्रोसेस है वो पीछे बढ़ाने पर ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अगर अपन पी वी बराबर एन आर टी वाली लाइन से लिखें तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से वाई एक्सिस पर क्या है यहाँ पर पी और एक्स पर क्या है टी। तो P अपॉन टी की वैल्यू को अपन लिख सकते हैं एन आर अपॉन वी। अब स्लोप कांस्टेंट है इसका, तो एन आर बाई वी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो देखो ए बी और सी डी वाला जो प्रोसेस है उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोल सकते हैं। तो इस वाले प्रोसेस का और इस वाले प्रोसेस का जो वर्क डन है वो 0 हो गया। ये जो बी सी वाला प्रोसेस है ये आइसोबारिक प्रोसेस है और इसके लिए वर्क डन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन आइसोबारिक प्रोसेस के लिए पी डेल्टा वी और एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी से लिखें तो एन इंटू आर और टेम्परेचर कहां से कहां पर गया 200 टू 600। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 600 माइनस 200 तो हो गया अपने पास 400। और उसके बाद डी ए वाले प्रोसेस का देखें अगर अपन तो इसमें डेल्टा टी की वैल्यू क्या लिखेंगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो 100 माइनस 300 यानी माइनस 200। तो क्या बनेगा इसका एन आर और इंटू डेल्टा टी कितना बन गया माइनस 200। तो टोटल कितना हो गया अपने पास 400 ये 200 ये, तो इसका मतलब हो गया अपने पास एन आर इंटू 200। अब देखो हमें नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं 3 मोल्स, तो यहां डाल दिया अपन ने एन की जगह 3 और आर की जगह कितना डाल सकते हैं अपन 25 अपॉन 3 और ये है 200। तो इससे कैलकुलेशन से कितनी वैल्यू आ गई 3 और 3 कैंसिल हो गया तो हो गया 25 इंटू 2 यानी 5000 जूल। और 5000 जूल को अपन क्या लिख सकते हैं 5 किलो जूल। तो इसके लिए अपना आंसर हो गया 5 किलो जूल यानी बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस इज एक्सप्रेस्ड एज सी इक्वल टू सी वी प्लस अल्फा इंटू पी बाई टी। हमें क्या पूछा हुआ है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इसको अपन किस तरह से कर सकते हैं देखो दोनों तरफ अगर अपन इसको एन डी टी से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से ये बन गया अपने पास एन डी टी से मल्टीप्लाई किया एक्स्ट्रा में ये सी और है तो एन सी डी टी और इधर से बन गया ये एन सी वी डी टी और यहाँ एन डी टी से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया एन इंटू डी टी इंटू अल्फा पी बाई टी। इस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना ये वाली टर्म को अपन क्या बोल सकते हैं डी क्यू, ये वाली टर्म को अपन क्या बोल सकते हैं डी यू और इस वाली टर्म को अपन क्या बोल सकते हैं डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आ गया अपने पास डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई यहां से अपने पास डी डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू की वैल्यू डाल दी अपन ने यहां से एन डी टी डी डब्ल्यू इक्वल टू एन डी टी इंटू अल्फा पी बाई टी। तो ये बन गया एन अल्फा पी बाई टी और इसी डी डब्ल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं पी इंटू डी वी। तो यहां से पी और पी कैंसिल हो गया ये वाला पी और ये वाला पी। तो अब अपने पास क्या बच गया डी वी इक्वल टू यहां से एन अल्फा इंटू डी टी अपॉन टी और इसका इंटीग्रेशन करें अगर अपन तो यहां से क्या बन गया ये बन गया v और एन अल्फा इंटू एल एन टी। अब यहां से एन अल्फा को नीचे भेज दो तो एन अल्फा को नीचे भेजा तो कितना बन गया v अपॉन एन अल्फा इक्वल टू एल एन टी और फिर यहां से t की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं अपन t बराबर लिख सकते हैं e की पावर v बाई एन अल्फा और v बाई एन अल्फा के टर्म में जो ये आंसर है यहां पर अवेलेबल वो है d। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो नेक्स्ट में क्या है एक रोड है जो चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v से इसके पैरेलल और ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी बाहर की तरफ। अब सभी जगह B की वैल्यू अलग अलग होगी। इस रोड का नाम अगर अपन PQ रोड दें तो P से Q तक हर जगह B की वैल्यू अलग अलग है। तो अपन क्या करें फिर अलग अलग जगह B अलग अलग है लेकिन B परपेंडिकुलर टू V परपेंडिकुलर टू DX है। तो क्या हम सीधा यहाँ पर B इंटू वी इंटू डी एक्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि जब भी B V और DL परपेंडिकुलर हो तो सीधा B V इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब B की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन B बराबर हो गया अपने पास यहाँ से B की वैल्यू x डिस्टेंस पर लिख रहे हैं अपन तो x डिस्टेंस पर क्या बन गया म्यू नोट I अपॉन 2 पाई x ये तो बन गया B और इंटू V और इंटू डी एक्स। अब टोटल ईएमएफ इंड्यूस निकाल रहे हैं अपन तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट क्या डाल देंगे पहला एलिमेंट आएगा 2L पर और आखिरी एलिमेंट आएगा 3L पर।
तो 2L से लेकर 3L तक लिमिट डाल दी अपन ने यहाँ पे। तो E बराबर कितना हो गया, म्यू नोट आई वी अपॉन 2 पाई, ये बाहर आ गया, और dx अपॉन x हो गया ln x, और अपर लोअर लिमिट डाली तो कितना बन गया ln 3/2। तो इसे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हो गया ln 1.5 यानी d। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं और दोनों किस डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, L डिस्टेंस पर। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और हमें इसका ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। तो 0 आएगा, तो 0 तो सभी में दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो यहाँ इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, यहाँ इसके पास वाले पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसके पास वाले पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एक ग्राफ ऊपर तो एक ग्राफ जो है वो अपन नीचे की तरफ बना रहे होंगे। और r टेंड्स टू 0 पर जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, इनफाइनाइट। तो ऊपर वाली इधर वाली डायरेक्शन को अगर अपन पॉजिटिव लेते हैं और इधर वाली डायरेक्शन जो ये वाली डायरेक्शन है उधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नेगेटिव लेते हैं, तो किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं अपन, यहाँ से ये 0 की तरफ जाता हुआ और फिर ये नीचे की तरफ जाता हुआ। तो इसे करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक बैटरी लगा रखी है यहाँ पर, और ये जो बैटरी लगा रखी है इसका वोल्टेज टाइम के साथ बदल रहा है, और ये एक वायर है AB वायर, इसकी लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस हमको R दिया हुआ है। अब इसी कारण करंट फ्लो कर रही होगी, तो यहाँ करंट इस तरह से फ्लो कर रही होगी। अब जो करंट फ्लो कर रही होगी उसकी वैल्यू पहले तो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और फिर उसके बाद क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, तो वायर में करंट इधर की तरफ है, तो B आया बाहर की तरफ, तो इसमें फ्लक्स आया बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ फ्लक्स है और वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बाहर का फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपना खुद का फ्लक्स किधर की तरफ लेकर के आएगा, अंदर की तरफ। तो इसमें अगर अपन जो है राइट हैंड की उंगली को घुमाएं तो करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे बनी, अंदर की तरफ आने के लिए इस तरह से बनी। कब तक, जब तक अपन यहां तक आए T/2 वाली पोजीशन तक। ये पोजीशन हमको दे रखी है T/2। उसके बाद T/2 से लेकर T तक देखें तो करंट की डायरेक्शन तो अभी भी वही बनी हुई है, लेकिन अब जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वही है, तो B की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू कम होती जा रही है, तो बाहर का फ्लक्स जो है, यहां से देखें आप, बाहर का जो फ्लक्स है वो कम होता जा रहा है। तो अपना खुद का फ्लक्स किधर की तरफ देगा, बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लक्स देने के लिए करंट इस तरह से फ्लो होनी चाहिए, तब बाहर की तरफ आएगा। तो T/2 टाइम तक तो करंट जो फ्लो हुई वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और T/2 से लेकर के T तक जो करंट फ्लो हुई वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया कौन सा, आंसर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक रेजिस्टेंस RA जुड़ा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया अपन ने RA, और उसके अलावा एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है RB, तो एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया अपन ने अननोन RB, और जो RA है उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, 2 मेगा ओम। उसके अलावा क्या बोला हुआ है, एक बैटरी सीरीज में जोड़ी हुई है 9 वोल्ट की, तो 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी अपन ने इसके क्रॉस। अभी जो 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है उसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए क्या किया अपन ने इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया, और उस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो अननोन है अपने को भी। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें को पता लगाना है, तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है मान लो कुछ R है, तो ये वाला रेजिस्टेंस RA हमें पता है, RB हमको नहीं पता है, और जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो भी हमको नहीं पता है। सेल का रेजिस्टेंस जो है वो हमको नेग्लिजिबल दिया हुआ है, इसलिए हमने सेल का कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है इट मेजर्स 3 वोल्ट, तो इसने 3 वोल्ट मेजर किया, तो यहां से यहां तक इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो आया कितना, 3 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस 3 वोल्ट आया तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। क्यों, क्योंकि टोटल मिलाकर के 9 वोल्ट है, तो टोटल मिलाकर 9 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस अगर 6 वोल्ट आया तो कैसे लिखोगे, RB के अक्रॉस वोल्टेज V = I1 × RB। अब करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे इसमें, करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 9 वोल्ट की तो बैटरी है, और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये मैंने लिया R और ये है RA, तो ये बन गया अपने पास R × RA अपॉन R + RA। इस दौरान RA की वैल्यू अपने को पता है 2, तो चाहो तो आप साथ में RA की वैल्यू जो है वो भी डाल सकते हो। तो RA की जगह अपन ने क्या डाल दिया, वैल्यू 2, तो ये हो गया अपने पास R × 2 और अपॉन R + 2। ये किसका रेजिस्टेंस लिखा अपन ने, इस वाले का, R × 2 अपॉन R + 2, और प्लस B का रेजिस्टेंस, ये कितना हो गया, RB। ये क्या लिखा अपन ने, टोटल करंट। तो टोटल करंट जो है वो सर्किट की ये वाली हो गई,
और अपन वोल्टेज किसके अक्रॉस लिख रहे हैं, बी के अक्रॉस। तो बी के अक्रॉस वोल्टेज लिखना है तो ये रेजिस्टेंस किसका लिख दें, आर बी का। और ये वोल्टेज किसके बराबर दिया हुआ है अपने को, 6 वोल्ट के बराबर। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई अपने पास। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या किया है उन्होंने क्वेश्चन में, इस बार ये किया है कि वोल्ट मीटर जो है ये अपन आरबी के अक्रॉस लगाएं। तो आरबी के अक्रॉस लगाएं तो यही जो सर्किट है इस बार, इसमें ये आर ए जो 2 वैल्यू का है और उसके अलावा आर बी जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, वोल्ट मीटर हमने इसके अक्रॉस लगाया है इस बार। अब वोल्ट मीटर जब हमने इसके अक्रॉस लगाया वही 9 वोल्ट की बैटरी का, तो इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है इस वोल्ट मीटर ने वो 4.5 वोल्ट मेजर किया है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 4.5 वोल्ट। तो बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी 4.5 वोल्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का टोटल मिलाकर के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 9 वोल्ट। अब दोनों का टोटल मिलाकर के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट है, और अगर एक के अक्रॉस जो है वोल्टेज आया है 4.5 वोल्ट, तो दूसरे के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी कितना आ जाएगा, दूसरे के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो भी 4.5 वोल्ट आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 4.5 वोल्ट आ गया। तो फिर से ऐसे कैसे इक्वेशन लिखे, V बराबर आई आर वाली। तो इस बार V बराबर आई आर में क्या लिखे, इसके अक्रॉस लिख रहे हैं इस बार अपन आर ए के अक्रॉस। तो आर ए के अक्रॉस वोल्टेज किसके बराबर हो गया, V इक्वल टू 4.5, ये तो है वोल्ट, इक्वल टू I इंटू आर। अब करंट की वैल्यू क्या बनेगी, करंट बन जाएगा 9 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में इसका रेजिस्टेंस अपन ने माना हुआ है R, तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, तो यानी कितना R इंटू आर बी अपॉन R प्लस आर बी, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, और प्लस ये वाला रेजिस्टेंस कितना 2। तो ये हो गया टोटल मिलाकर करंट। और जो आर ए वाला है उसके क्रॉस वोल्टेज लिख रहे हैं अपन, तो ये रेजिस्टेंस आर ए का हो गया कितना 2 ओम। तो देखो आप दो इक्वेशन है अपने पास, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दो इक्वेशन और 2 वेरिएबल है अपने पास आर और आर बी। तो इन 2 इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर अपने पास करस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा आर बी का रेजिस्टेंस और आर का रेजिस्टेंस। यह है क्वेश्चन नंबर 18।